नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम शुरू करेंगे कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक हिंदी व्याकरण, और ये हम लोग पढ़ेंगे LT मेंस के लिए। आप लोगों के बहुत क्वेश्चन थे कि मैम व्याकरण की कोई बढ़िया क्लास LT मेंस के लिए शुरू करिए, अगर लिखने को आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो लिखने के लिए पहले ज़रूरी है समझना, और व्याकरण को समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि कामता प्रसाद गुरु से बढ़िया पुस्तक है। वासुदेव नंदन भी है, लेकिन उसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है। वो TGT PGT के लिए बहुत बढ़िया है, और कामता प्रसाद गुरु भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, वो हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन कामता प्रसाद गुरु को हम लोग पढ़ेंगे LT मेंस के लिए। प्रतिदिन आप लोगों को इसकी क्लास लक्ष्य बैच में मिला करेगी। ये पहली क्लास है, तो आप लोगों को जानकारी के लिए हर जगह मैंने इसे अपलोड कर दिया है, YouTube पे भी, ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं जान जाएं और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यहाँ से मैं प्रश्न बना के भी, जो 200 में प्रश्न LT मेंस में कराऊंगी आप लोगों को, उसमें मैं व्याकरण के प्रश्न भी कराऊंगी, और वो यहीं से बना के कराऊंगी। तो ये नहीं कि केवल पढ़ा के इसे छोड़ दूंगी। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब सिखाऊंगी। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काव्य शास्त्र के प्रश्न भी सारा बना के दूंगी, हिंदी साहित्य के भी, हिंदी व्याकरण के भी। और हिंदी व्याकरण के लिए हम लोग कामता प्रसाद गुरु आज से शुरू कर रहे हैं। मैंने बहुत से पुस्तकें देखी, बहुत से सोर्स देखे कि कहाँ से क्या पढ़ाया जाए कि बेटर रहे। तो मुझे सबसे बेटर कामता प्रसाद गुरु की बुक लगी। मुझे लगा कि हाँ, ये पढ़ाएंगे तो आप लोग बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए अब आप लोगों को क्लास ये मिला करेगी ऐप पर लक्ष्य बैच में। और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो हिंदी टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिए। चाहे EMRS का मेंस हो, KVS का मेंस हो, या TGT PGT का मेंस एग्ज़ाम, LT ग्रेड का मेंस एग्ज़ाम देना हो, आप उसके लिए जुड़ सकते हैं। या कोई भी डाउट हो तो एक नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। इस पे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, आपको स्कैनर मिल जाएगा, फ़ी पेमेंट करके और सूचित कर दीजिएगा, फिर जुड़ जाएंगे। 94 52 86 93 35। फ़ीस आपको पता है केवल 999 है, और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए 299 है। जो हमारे यहाँ पहले एडमिशन ले चुके हैं कोर्स में, तो उनके लिए 299 है। बाकी जो नए हैं 999। तो सभी लोग ज़रूर जुड़ें और पढ़ें। बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और मन से आप पढ़ेंगे, गारंटी है रिजल्ट बनाएंगे। जैसे प्री में बना था, हूबहू उससे अधिक अच्छा रिजल्ट मेंस में बनेगा। मतलब जितने लोग क्वालिफाई किए हैं सब बनाएंगे, यदि मेहनत करेंगे तो, हमारे अनुसार चलेंगे तो, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। जुड़िए, पढ़िए मन लगा के। बहुत लोग जुड़े हैं, PDF भेजे हैं, वो लिखना भी शुरू कर दिए हैं, क्लासें देख रहे हैं। तो आप भी देर न करिए, आ जाइए। अब हम अपने आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले दिया है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में दिया है भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पे भली भांति प्रकट कर सकता है, और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। तो ये कहते हैं कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, दूसरों को अपनी विचार समझा सकते हैं, और दूसरों का विचार हम समझ भी सकते हैं। तो ये बताए हैं कि भाषा एक साधन है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, पूछा भी जाता है, और याद रहेगा तभी तो लिखेंगे। आगे देखिए, मनुष्य के कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं, और इन कार्यों में दूसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए वे विचार उसे दूसरों पे प्रकट करने पड़ते हैं। अब जो हम काम करते हैं उसके लिए पहले मन में विचार आता है, विचार आता है तभी काम शुरू करते हैं, और जब काम शुरू कर देंगे तो उस काम में हमें किसी की मदद भी चाहिए। तो फिर उसे अपनी विचार हम समझाएंगे कैसे? तो भाषा के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो ये भाषा क्या है? एक साधन हो गया। जगत का अधिकांश व्यवहार बोलचाल अथवा लिखा पढ़ी से चलता है, इसलिए भाषा जगत के व्यवहार का मूल है। कहते हैं कि भाषा जगत के व्यवहार का मूल है। ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा
कि भाषा को जगत के व्यवहार का मूल इन्होंने कहा है। फिर लिखते हैं कि बहरे और गूंगे मनुष्य अपने विचार संकेतों से प्रकट करते हैं और बच्चा केवल रोकर अपनी इच्छा जताता है, और कभी कभी केवल मुख की चेष्टा से मनुष्य के विचार प्रकट हो जाते हैं। कोई कोई बंगाली लोग बिना बोले ही संकेतों के द्वारा बातचीत करते हैं, और इन सब संकेतों को लोग ठीक ठाक नहीं समझ सकते और न इनसे सब विचार ठीक ठाक प्रकट हो सकते हैं, और इस प्रकार की सांकेतिक भाषाओं से शिष्ट समाज का काम नहीं चल सकता। पशु पक्षी आदि जो बोली बोलते हैं उससे दुख सुख आदि मनोविकारों के सिवा और कोई बात नहीं जानी जाती। मनुष्य की भाषा से उसके सब विचार भली भांति प्रकट होते हैं, इसीलिए वह व्यक्त भाषा कहलाती है। दूसरी भाषाएं या बोलियां अव्यक्त कहलाती हैं। मतलब जो पशु पक्षी बोलते हैं या जो सांकेतिक है वो क्या है, वो अव्यक्त भाषा है। लेकिन जो हम मनुष्य बोलता है, हम बोलते हैं, वो व्यक्त भाषा है। फिर आगे देखिए, व्यक्त भाषा के द्वारा मनुष्य केवल एक दूसरे के विचार ही नहीं जान लेते, वरन उसकी सहायता से उनके नए विचार भी उत्पन्न होते हैं। किसी विषय को सोचते समय हम एक प्रकार का मानसिक संभाषण करते हैं, जिससे हमारे विचार आगे चलकर भाषा के रूप में प्रकट होते हैं। इसके सिवा भाषा से धारणा शक्ति को सहायता मिलती है, और यदि हम अपने विचारों को एकत्र करके लिख लें तो आवश्यकता पड़ने पर हम लेख रूप में उन्हें देख सकते हैं, और बहुत समय बीत जाने पर भी हमें उनका स्मरण हो सकता है। भाषा की उन्नत या अवनत अवस्था राष्ट्रीय उन्नति या अवनति का प्रतिबिंब है। प्रत्येक नया शब्द एक नए विचार का चित्र है, और भाषा का इतिहास मानो उसके बोलने वालों का इतिहास है। आगे देखिए, आगे क्या लिखे हैं कि भाषा स्थिर नहीं रहती, उसमें सदा परिवर्तन हुआ करता है। आप सोचेंगे भाषा आज जैसी है वैसे कल भी रहेगी, हमेशा वैसी ही रहेगी? नहीं, भाषा परिवर्तनशील है, वो हमेशा बदलती रहती है। विद्वानों का अनुमान है कि कोई भी प्रचलित भाषा 1000 वर्ष से अधिक समय तक एक सी नहीं रह सकती। आप सोचते हैं कि आज खड़ी बोली बहुत प्रचलित है, ये कभी नहीं बदलेगी, तो विद्वानों का अनुमान है कि कोई भी भाषा जो कितनी भी प्रचलित क्यों ना हो, वो 1000 वर्ष से अधिक अपने मूल रूप में नहीं रह सकती, उसके बाद उसे विकृत हो ही जाना है। जो हिंदी हम लोग आजकल बोलते हैं वह हमारे पितामह आदि के समय में ठीक इसी रूप में न बोली जाती थी, और न उन लोगों की हिंदी वैसी थी जैसी महाराज पृथ्वीराज के समय में बोली जाती थी। अपने पूर्वजों की भाषा की खोज करते करते हम अंत में एक ऐसी हिंदी का पता लगेगा जो हमारे लिए एक अपरिचित भाषा के समान कठिन होगी। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, और इतना धीरे धीरे कि वो हमको मालूम नहीं होता, पर अंत में परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे एक बच्चा है, धीरे धीरे उसमें विकास होता है। आप देखेंगे तो लगेगा नहीं कि आज इतना छोटा था कल बढ़ गया, अचानक नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। वैसे ही भाषा भी है, भाषा में अचानक परिवर्तन नहीं आएगा, इतना धीरे धीरे बदलती है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें बदलाव भी आ रहा है। लेकिन जब वो पूरी तरह से बदल जाएगी तब आपको पता लगेगा ओ ये तो बदल गया है पूरी तरह से, तब तक आप रहेंगे भी नहीं। फिर आगे देखिए, आगे है कि भाषा पर स्थान, जलवायु और सभ्यता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये तो बात सही है। बहुत से शब्द जो एक देश के लोग बोल सकते हैं
दूसरे देश के लोग तद्वत नहीं बोल सकते। जलवायु से हेर फेर होने से लोगों के उच्चारण में अंतर पड़ जाता है और इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के कारण नए नए विचारों के लिए नए नए शब्द बनाने पड़ते हैं, जिससे भाषा का शब्दकोश बढ़ता जाता है और इसके साथ ही बहुत सी जातियाँ अवनत होती जाती हैं और उच्च भाव के अभाव में उनके वाचक शब्द लुप्त हो जाते हैं। विद्वान और ग्रामीण मनुष्यों की भाषा में कुछ अंतर रहता है। किसी शब्द का जैसा शुद्ध उच्चारण विद्वान पंडित करते हैं, वैसा सर्वसाधारण लोग नहीं कर सकते। इससे प्रधान भाषा बिगड़कर उसकी शाखा रूप नई नई बोलियां बन जाती हैं। भिन्न भिन्न दो भाषाओं के पास पास बोले जाने के कारण भी उन दोनों के मेल से एक नई बोली उत्पन्न हो जाती है। भाषागत विचार प्रकट करने में एक विचार के प्रायः कई अंश प्रकट करने पड़ते हैं और उन सभी अंशों के प्रकट करने पर उस समस्त विचार का मतलब अच्छी तरह से समझ में आता है। प्रत्येक पूरी बात को वाक्य कहते हैं। कोई भी बात जो एकदम पूरी हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और प्रत्येक वाक्य में प्रायः कई शब्द रहते हैं और प्रत्येक शब्द एक सार्थक ध्वनि है। ये ध्यान देंगे कि प्रत्येक पूरी बात को वाक्य कहते हैं और प्रत्येक वाक्य में प्रायः कई शब्द रहते हैं और प्रत्येक शब्द एक सार्थक ध्वनि है जो कई मूल ध्वनियों के योग से बनती है। जब हम बोलते हैं तब शब्दों का उपयोग करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों को काम में लाते हैं। यदि हम शब्द का ठीक ठाक उपयोग न करें तो हमारी भाषा में बड़ी गड़बड़ी पड़ जाए और संभवतः कोई हमारी बात न समझ सके। हाँ, भाषा में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वे किसी न किसी कारण से कल्पित किए गए हैं, तो भी जो शब्द जिस वस्तु का सूचक है उसका इससे प्रत्यक्ष में कोई संबंध नहीं है। हाँ, शब्दों ने अपने वाच्य पदार्थ आदि की भावना को अपने में बांध सा लिया है, जिससे शब्दों का उच्चारण करते ही उन पदार्थों का बोध तत्काल हो जाता है। कोई कोई शब्द केवल अनुकरण वाचक होते हैं, पर जिन सार्थक शब्दों से भाषा बनती है उनके आगे ये शब्द बहुत थोड़े रहते हैं। आगे देखिए, दिया है कि जब हम उपस्थित लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं तब बहुधा कथित भाषा काम में लाते हैं, पर जब हम अपने विचार दूरवर्ती मनुष्य के पहुंच पहुंचाने का काम पड़ता है अथवा भावी संतति के लिए उनके संग्रह की आवश्यकता होती है, तब हम लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। मतलब आपके कोई पास है, उसे कोई बात समझानी है तो आप बोल के समझा लेते हैं, लेकिन कोई दूर है या भावी पीढ़ी के लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, लिखित भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। लिखी हुई भाषा में शब्द की एक एक मूल ध्वनि को पहचानने के लिए एक एक चिन्ह नियत कर लिया जाता है, जिसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि कानों का विषय है पर वर्ण आँखों का। ये याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा? याद तो समझ लीजिए कि ध्वनि जो है वो कानों का विषय है और वर्ण आँखों का, उसे हम देख के पढ़ते हैं और ध्वनि को हम सुनते हैं कानों से, और ध्वनि का प्रतिनिधि है। पहले केवल बोली हुई भाषा का प्रचार था, पर पीछे से विचारों को अस्थायी रूप देने के लिए कई प्रकार की लिपियां निकाली गई। वर्ण लिपि निकालने के बहुत समय पहले तक
लोगों में चित्रलिपि का प्रचार था, जो आजकल भी पृथ्वी के कई भागों के जंगली लोगों में प्रचलित है। मिस्र के पुराने खंडहरों और गुफाओं आदि में पुरानी चित्रलिपि के अनेक नमूने पाए गए हैं। पहले चित्रलिपि थी तो उसके अनेक नमूने गुफाओं में, खंडहरों में पाए गए हैं और इन्हीं से वहाँ की वर्णमाला निकली है। इस देश में कहीं कहीं ऐसी पुरानी वस्तुएं मिली हैं जिन पर चित्रलिपि के चिन्ह मालूम पड़ते हैं। कोई कोई विद्वान ये अनुमान करते हैं कि प्राचीन समय के चित्रलेख के किसी किसी अवयव के कुछ लक्षण वर्तमान वर्णों के आकार में मिलते हैं, जैसे ह में हाथ और ग में गाय के आकार का कुछ ना कुछ अनुकरण पाया जाता है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं में एक ही विचार के लिए बहुधा भिन्न भिन्न शब्द होते हैं, उसी प्रकार एक ही मूल ध्वनि के लिए उनमें भिन्न भिन्न अक्षर भी होते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, भाषा और व्याकरण, और तीसरा है व्याकरण की सीमा। तो भाषा और व्याकरण हम देख लेते हैं। किसी भाषा की रचना को ध्यानपूर्वक देखने से जान पड़ता है कि उसमें जितने शब्दों का उपयोग होता है वे सभी बहुधा भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्रकट करते हैं और अपने उपयोग के अनुसार कोई अधिक और कोई कम आवश्यक होते हैं। फिर एक ही विचार को कई रूपों में प्रकट करने के लिए शब्दों के भी कई रूपांतर हो जाते हैं। भाषा में यह भी देखा जाता है कि कई शब्द दूसरे शब्दों से बनते हैं और उनमें एक नया ही अर्थ पाया जाता है। वाक्य में शब्दों का उपयोग किसी विशेष काम से होता है और उनमें रूप अथवा अर्थ के अनुसार परस्पर संबंध रहता है। इस अवस्था में आवश्यक है कि पूर्णता और स्पष्टता पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए शब्दों के रूपों तथा प्रयोगों में स्थिरता और समानता हो। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है पीजीटी में कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियम बहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निश्चित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें शब्दों का प्रयोग बोली हुई भाषा की अपेक्षा अधिक सावधानी से किया जाता है। व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण से मिलके बना है और इस शब्द का अर्थ है भली भांति समझाना। व्याकरण में वे नियम समझाए जाते हैं जो शिष्टजनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूपों और प्रयोगों में दिखाई देते हैं। व्याकरण भाषा के अधीन है और भाषा ही के अनुसार बदलता रहता है। व्याकरण का काम यह नहीं कि वह अपनी ओर से नए नियम बना के भाषा को बदल दे। वो तो इतना ही कह सकता है कि अमुक प्रयोग अधिक शुद्ध है अथवा अधिकता से किया जाता है, पर उसकी सम्मति मानना या न मानना सभी लोगों की इच्छा पे निर्भर है। व्याकरण के संबंध में ये बात स्मरण रखने योग्य है कि भाषा को नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण नहीं बनाया जाता, वरन भाषा पहले बोली जाती है और उसके आधार पे व्याकरण की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले व्याकरण बन गया फिर भाषा बनी। पहले भाषा बोली जाती है, बनती है भाषा पहले, फिर उसके आधार पे उसका व्याकरण बनाया जाता है। व्याकरण और छंदशास्त्र निर्माण करने के बरसों पहले से भाषा बोली जाती है और कविता रची जाती है। जब व्याकरण और छंदशास्त्र नहीं थे तो भी भाषा बोली जाती थी और कविता लिखी जाती थी।
तो ऐसा नहीं है कि पहले व्याकरण बनेगा फिर भाषा आएगी, ये नहीं है। अब आता है व्याकरण की सीमा। अब हम इसे देखेंगे। तो अब आप लोगों को जो समझाए समझ में आ रहा होगा और अच्छी लग रही होगी ये क्लास। और हमारा ये स्टेप जो हमने लिया है, ये देखिए, मूल पुस्तकें बहुत ज़रूरी हैं। आप मार्केट से खरीदी हुई सब पढ़ेंगे, वो सब कहाँ से उपजी हैं? सब इन्हीं चीज़ों से तो उपजी हैं। उससे अच्छा हम मूल चीज़ें पढ़ें। और मैं यहाँ से प्रश्न बना के जो 200 प्रश्न मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ मेंस एग्जाम से पहले लक्ष्य बैच में, तो 200 प्रश्न कराऊंगी। तो उसमें इनमें से प्रश्न बना के कैसे लिखा जाएगा व्याकरण का, उसमें प्रश्न भी दूंगी। और आप लोगों को समझने के लिए व्याकरण की ये थ्योरी क्लास रहेगी जो बहुत शानदार है। इससे बेस्ट अब मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हाँ बेस्ट है। और अपने से पढ़ेंगे तो मन भी नहीं लगता है, समझ भी नहीं आएगा। आप सुनेंगे तो हो सके रुचि आ जाए और पढ़ने लगे, तो इसीलिए जुड़ा जाता है और पढ़ा जाता है। प्रतिदिन आप लोगों को क्लास 3 वीडियो कम से कम लक्ष्य बैच में आप लोगों को डेली मिला करेगा। 3 से 4 वीडियो मेंस एग्जाम के लिए, 2 से 3 तो खाली प्रश्न मेरा टारगेट रहेगा देने के लिए, और एक ये और एक वो जो थ्योरी क्लास चल रही है। तो मतलब 3 वीडियो रहेगा आप लोगों को। तो मन लगा के पढ़िए और जुड़िए। आपकी तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी है। आपको टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, आगाज बैच ज्वाइन कर लीजिए। फीस बहुत कम रखी गई है, उतने की आप पुस्तक भी खरीदेंगे सारी तो नहीं, अधिक लग जाएगा, बहुत कम है। और कोई भी डाउट हो आप नंबर नोट कर लीजिए, इसी नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। और जुड़िए और पढ़िए, क्योंकि ये क्लास आपको प्रतिदिन हमारे ऐप पर मिलेगी। यूट्यूब पे बहुत कुछ दिया जा रहा है, सारी चीज़ें नहीं हो सकती है ना। ऐप बना है तो ऐप पे हमें बेस्ट कंटेंट देना है, इसीलिए बना है कि हम ऐप पर अपना और बेस्ट दे सके। यूट्यूब पे जितना देते हैं उसका 2 गुना हम ऐप पर बेस्ट कर सके, इसीलिए ऐप को बनाया गया। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और पढ़ें, और इसका लाभ ये मिलेगा कि आप लोग रिजल्ट बनाएंगे। देख लीजिएगा मेरी बात एक बार मान के। तो प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड जरूर करें और नंबर नोट कर लें। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, मन लगा के पढ़िए।